अस्सलाम वालेकुम। CS202 मिड टर्म प्रिपरेशन, ये फाइल रिसेंटली 2024 के MCQs के ऊपर बेस कर रही है, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि चांसेस होते हैं कि जो मोस्ट रिसेंट कंटेंट होता है वो पेपर में रिपीट हो जाता है और इससे आपको आपकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी और आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। और ना सिर्फ हम इस फाइल से MCQs को देखेंगे बल्कि इनकी ऑथेंटिकेशन और डिटेल भी मैंने ऑलरेडी सर्च करके रखी हुई है। जेमिनाई AI सोर्स को मैंने यूज़ किया है ताकि मैं चेक कर सकूं कि सब MCQs 100% करेक्ट है या नहीं। तो चलिए हम अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज टू मेक द बुलेटेड लिस्ट। अब देखें यहाँ पे डिफरेंट टैग्स दिए हुए हैं आपको। यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन साइन के अंदर लिस्ट लिखा हुआ है, N1 है, OI है, या U1 है। तो डी ऑप्शन इसका ठीक है, U1, क्योंकि ये हमारे पास HTML लैंग्वेज के अंदर कुछ टैग्स यूज़ होते हैं। HTML बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को, और उसके अंदर जब हम अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करते हैं तब हम U1 को यूज़ करते हैं, विच इज़ डिस्प्लेड विद द बुलेट पॉइंट्स। तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द HTML इनलाइन एलिमेंट्स। अब हमें कहा गया कि नहीं है उसकी एग्जाम्पल। बाकी जो हमारे पास B है और TD है और A है, ऑप्शन A, C और D, ये सब इनलाइन एलिमेंट्स हैं HTML की एग्जाम्पल्स के अंदर। तो हमारे पास जो P है ना वो नहीं है। इसकी रीज़न देखते हैं क्यों नहीं है। P paragraph is a block level of the element in the HTML, meaning it takes up the full width available and starts on the new line. The other options like B, TD and A are the inline elements. आप कौन से इनलाइन एलिमेंट्स हैं और कौन से नहीं हैं, आपको दोनों का पता होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में स्टेटमेंट चेंज भी हो सकती है कि आपसे पूछ सकते हैं कि कौन से इनलाइन एलिमेंट्स हैं, तो आपने इनको याद रख लेना है। इस वजह से मैं सभी ऑप्शंस को एक्सप्लेन कर रही हूँ। नेक्स्ट वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनलाइन एलिमेंट। देखा ना, फॉरन से अब MCQ हमारे पास आ गया है, तो यहाँ पे A टैग जो है ना वो हमारे पास इनलाइन है। नेक्स्ट वन देखिए, इन द HTML टेबल हेडिंग्स आर डिफाइंड विद द डैश टैग। तो इसको TH टैग से हम यूज़ करते हैं। मैं आपको वैसे इसकी थोड़ी सी बैकएंड की कोडिंग दिखा देती हूँ। जैसे भी मैं अभी जेमिनाई AI सोर्स को यूज़ कर रही हूँ, वैसे भी कोई भी वेबसाइट जब प्रोग्रामर्स उसको डेवलप करते हैं तो उसके बैकएंड पे कुछ कोडिंग ही होती है। और मैं आपको एक मिनट दिखाती हूँ जब मैं इसको इंस्पेक्ट करूँगी। अब यहाँ देखें, आपको डिफरेंट कोड्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। ये सिर्फ इसी पेज की कोडिंग है फिलहाल। यहाँ पे टॉप पे देखिए HTML, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यूज़ की जाती है बैकएंड पे। और जो भी हमारे पास वेबसाइट होती है उसके डिफरेंट जो पेजेस होते हैं या कंटेंट होता है उसको स्ट्रक्चर देने के लिए हम HTML को यूज़ करते हैं। सिर्फ HTML नहीं यूज़ करते, बाकी भी लैंग्वेजेस हैं उनको भी हम यूज़ करते हैं, लाइक टेलविंड CSS को भी हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आगे बात होगी तो फिर हम बात करेंगे। In the CSS, the class selector uses the HTML class attribute and defined with the dot. इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, देखते हैं क्यों। वैसे इमेजेस आपको थोड़े से ब्लर नज़र आ रहे होंगे क्योंकि फाइल ऑलरेडी इसी फॉर्मेट के अंदर मौजूद है, टेक्स्ट फॉर्मेट में नहीं है, इमेज फॉर्मेट में है, जिसकी वजह से आपको थोड़े से ब्लर नज़र आ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। द करेक्ट ऑप्शन इज 1 with the dot इसका ठीक ऑप्शन है। इन द CSS द क्लास सेलेक्टर इज डिफाइंड यूजिंग द पीरियड डॉट followed by the class name. Next one है, dash sets are size respective to surrounding elements। तो ये relative size जो है ना ये इसका ठीक ऑप्शन है। एब्सोल्यूट साइज, ओब्लिक साइज और रेफरेंस साइज यहाँ पे नहीं है, तो ये इसका बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। रीजन देखिए, relative size sets the size of an elements in the proportion to its surroundings or the parent elements. Next one है, which one of the following tag is used to define the HTML paragraph। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने पढ़ा था, तो ये P टैग को हम पैराग्राफ के लिए यूज़ करते हैं। बाकी ऑप्शंस भी ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, यहाँ पे पैरा भी लिखा हुआ है, PR, या पैराग्राफ कंप्लीट लिखा हुआ है टैग्स के अंदर। तो P जो है ना स्मॉल p, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
डैश डज नॉट अलाउ द यूज़र टू चेंज द टेक्स्ट साइज इन ऑल द ब्राउजर्स। तो ये एब्सोल्यूट जो साइज है ना, ये इसका बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। नेक्स्ट वन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट स्टाइल टाइप इज सपोर्टेड बाय द OI इन द HTML। तो अपर रोमन ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, स्क्वायर, डिस्क और सर्कल नहीं हो सकता। इसकी हम डिटेल देखेंगे थोड़ी सी। ये देखिए, ये वाला ऑप्शन था, द लिस्ट स्टाइल property in the CSS supports the upper Roman, like ये रोमन लैंग्वेज है हमारे पास, for the ordered list O1. The other options like square, disk and circle are typically used for the unordered list U1। मतलब जो अनऑर्डर्ड के लिए यूज़ होंगे ना, वो बाकी स्क्वायर, डिस्क और सर्कल होंगे, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास रोमन होता है, अपर रोमन, ये ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स के 0 1 के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, dash property is used to set the border spacing for on HTML टेबल। तो ये इसका सी ऑप्शन ठीक है, बॉर्डर स्पेसिंग, ठीक है। बाकी ऑप्शन जो है स्पेसिंग, बॉर्डर स्पेस या स्पेसिंग बॉर्डर, ये रॉन्ग है। बॉर्डर स्पेसिंग इज अ करेक्ट ऑप्शन। ये प्रॉपर्टी होती है, इज यूज टू सेट द डिस्टेंस बिटवीन द बॉर्डर्स एंड द एडजेसेंट सेल्स इन द HTML टेबल। तो ये डिस्टेंस को सेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये बॉर्डर स्पेसिंग ठीक ऑप्शन है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मुझे पता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल होती है, क्योंकि जब मैं भी पेपर की प्रिपरेशन करती थी तो मुझे इस तरह की वीडियोस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती थी। देखिए, नेक्स्ट वन है, प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट द बॉर्डर स्पेसिंग फॉर एन HTML टेबल। तो रिपीट हो रहा है, बॉर्डर स्पेसिंग है इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन है, डैश CSS property control the visibility of the content that an element will be visible or hidden। तो इसको बोलेंगे visibility। फ्लॉट नहीं आएगा यहाँ पे, शो भी नहीं है, हाइड भी नहीं है। अब visibility की हम थोड़ी सी मजीद डिटेल देखेंगे। अब मुझे तो दूसरी चैट ओपन करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे इमेज नज़र नहीं आ रहा था ठीक तरीके से जेमिनाई को। ये देखिए, हमारे पास ये ऑप्शन था, ये इसका विजिबिलिटी जो है ना, वो बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। द क्वेश्चन आस्क फॉर द CSS प्रॉपर्टी दैट कंट्रोल्स वेदर एन एलिमेंट इज विजिबल और हिडन एंड विजिबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर दिस पर्पस। जो विजिबिलिटी प्रॉपर्टी खास तौर पर इसीलिए डिज़ाइन की गई है CSS के अंदर, ताकि हम जो एलिमेंट विजिबल है या हिडन है उसको हम डिफाइन कर सकें। नेक्स्ट वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML एलिमेंट्स डिफाइन द सब्सक्राइब टेक्स्ट। तो ये हमारे पास सब जो है ना, ये ठीक ऑप्शन है। S नहीं हो सकता, सब्सक्राइब भी नहीं है, SB नहीं है, SUB इज अ करेक्ट ऑप्शन। तकरीबन सिमिलर ऑप्शन है, तो कौन सा जो है 100% करेक्ट है, ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, इसलिए आप याद कर लेंगे कौन सा इसका टैग जो है ना दुरुस्त है। तो सब HTML एलिमेंट इज स्पेसिफिकली यूज टू डिफाइन द सब्सक्राइब टेक्स्ट, ये इसका 100% करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML एलिमेंट्स डिफाइन द सब्सक्राइब टेक्स्ट, ये भी रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट वन है, क्रिएटिंग अ वेरिएबल इन द जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट भी हमारे पास एक लैंग्वेज है, इज कॉल्ड द डिक्लेयरिंग वेरिएबल। ये हमारे पास डिक्लेयरिंग वेरिएबल कहलाता है। इनिशियलाइजिंग भी नहीं हो सकता, कंपेयरिंग भी नहीं है। देखिए, अब क्रिएटिंग स्टेटमेंट के अंदर पूछा हुआ है कि क्रिएटिंग वेरिएबल, किसी वेरिएबल को क्रिएट करना। आप फिर समझेंगे कि शायद ये इनिशियलाइज की बात हो रही है। तो कंपेयरिंग तो वैसे नहीं हो सकता। असाइनिंग द वैल्यू टू द वेरिएबल, ये भी नहीं है। तो बी और ए में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बी ऑप्शन ठीक है, इसका मतलब डिक्लेयरिंग द वेरिएबल। यहाँ देखिए, इन जावास्क्रिप्ट एक्ट ऑफ द क्रिएटिंग वेरिएबल, फॉर एग्जांपल var, let एंड const, ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं, उसकी एग्जांपल्स है, इज नाउन एज डिक्लेयरिंग द वेरिएबल। नेक्स्ट वन, इन HTML हेडिंग्स आर डिफाइंड विद डैश टैग्स। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जब आपको इंस्पेक्ट करके बैकएंड पे कोडिंग दिखाई थी, तब आपको नजर आया था कि HTML का स्टार्टिंग में ऊपर ऊपर आपको नजर आ रहा होगा कि हेडिंग्स के लिए H1 को यूज़ किया हुआ था। तो H1 to H6 जो होता है ना हमारे पास, ये हेडिंग्स को डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, ये टैग्स होते हैं HTML लैंग्वेज के अंदर। तो सी ऑप्शन इसका ठीक है। ये देखें, मज़ीद आप देखें कि फॉर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग के लिए हम H1 को यूज़ करेंगे,
और डाउनवर्ड फिर लास्ट वन जो होगी हमारे पास लीस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग होगी, उसको हम H6 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये भी आपके पास ऑप्शन बन सकता है, मजीद आपने डिटेल देखी। नेक्स्ट वन है डैश इज अ वेरी सिमिलर टू द इटैलिक बट लेस सपोर्टेड। अब जो हमारे पास ओब्लीक ऑप्शन है ना, ये ठीक है। ओब्लीक का वैसे भी मतलब होता है स्लांट थोड़ा सा, सिमिलर टू द इटैलिक वर्डिंग। स्लांट मतलब टेढ़ा थोड़ा सा करके लिखना, तो ओब्लीक इसका ऑप्शन ठीक है। बाकी इटैलिक्स तो हम नहीं कर सकते क्योंकि इटैलिक से सिमिलर है, इटसेल्फ इटैलिक नहीं है। टिल्ट भी नहीं होता, वैसे टिल्ट का मतलब भी थोड़ा सा टेढ़ा ही होता है उर्दू में, लेकिन टिल्ट हम नहीं कर सकते। कर्व भी सिमिलर ऑप्शंस हैं, लेकिन मोस्ट सुटेबल और अथेंटिक जो आंसर है वो ओब्लीक है। ये देखो, oblique is a type of the slanted text that is very similar to the italic, but it is often programmatically slanted variant of the regular front face rather than the specifically designed italic front face. It is generally less supported or explicitly used than the true italics. तो अब आपको समझ आ गई कि oblique जो है ना वो ठीक ऑप्शन है। Which of the options given below is the correct if we apply the CSS property visibility hidden to an element? तो इसका A ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। It hides an element and it will be taking the same space as before on the web page. ये इसकी ट्रू स्टेटमेंट गिवन है। देखिए, प्रॉपर्टी मेक इट एलिमेंट विद इनविजिबल बट इट स्टिल ऑक्युपाइज इट्स ओरिजिनल स्पेस। मतलब उसको इनविजिबल तो कर रही है, लेकिन उसकी स्पेस जो है ना वो ऑक्युपाई कर रही है अभी भी डॉक्यूमेंट फ्लो के अंदर, उसकी जो स्पेस है। दिस मीन्स दैट द इवन दो यू कांट सी इट, इट अफेक्ट्स द लेआउट एज इट इज एज इफ इट वर स्टिल हेयर। मतलब आपको नज़र तो नहीं आ रही, लेकिन ये अफेक्ट कर सकती है उसकी लेआउट को, उसकी जो सीक्वेंस है ना उसको अफेक्ट कर सकती है, क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है बट हाइड है। नेक्स्ट वन देखिए, डैश टैग डज नॉट कंटेन एनी क्लोजिंग टैग। तो एज टैग फॉर्म और स्पैन जो है ना ये है उसके अंदर, लेकिन जो हमारे पास इमेज टैग है ना वो यहाँ पे नहीं होता। इस वजह से ये ठीक ऑप्शन है, क्योंकि हमसे पूछा गया कि नॉट कंटेन, इस वजह से ये बी ऑप्शन ठीक है। Image tag is an empty void HTML element meaning it does not have a closing tag. Simple straightforward इसकी रीजन गिवन है। नेक्स्ट देखिए, dash submits the data to be processed to an specified resource has the no data limit and a newer cached। तो ये हमारे पास पोस्ट का जो फंक्शन होता है या मेथड होता है, पोस्ट इसका बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। बाकी ऑप्शन सर्वर, गेट और रिक्वेस्ट यहाँ पे वैलिड नहीं है, तो वैलिड ऑप्शन इसका सी है, पोस्ट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब ये थोड़ा सा आपको समझने वाली चीज़ है। व्हाट विल बी द रिजल्टिंग अरे आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स वार कलर इज इक्वल टू ब्लू, पिंक, पर्पल और ब्लैक। आपको 4 एलिमेंट्स दिए हुए हैं एक अरे के अंदर। कलर पॉप पॉप मेथड यूज़ करने के बाद, अब पॉप मेथड का वैसे हम जब अरे में यूज़ करते हैं ना तो उसका लास्ट एलिमेंट को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। अब मेथड हमने पॉप यूज़ किया तो हमारे पास जो लास्ट एलिमेंट है इस अरे के अंदर वो ब्लैक है। ब्लैक को रिमूव करने के बाद जो रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे हैं वो ब्लू है, पिंक है और पर्पल है। इस वजह से हमारे पास जो बी ऑप्शन है ना वो ठीक है। आगे समझ, सिंपल सा था, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये देखो, सिंपल जावास्क्रिप्ट है हमारे पास, जो लैंग्वेज होती है उसके अंदर पॉप मेथड रिमूव्स द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम द अरे। अरे हमारे पास एक डेटा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। द ओरिजिनल अरे हमारे पास ये थी जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स थे, और इसको पॉप करने के बाद हमारे पास ब्लैक को जस्ट रिमूव कर देंगे। ओके, नेक्स्ट वन है व्हाट वैल्यू विल बी रिटर्न बाय द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट फंक्शन। परसेंट स्टूडेंट ID 231 क्लियर नहीं है तो मुझे ठीक से नज़र नहीं आ रहा, तो इसका जो है ना NaN जो है ना वो करेक्ट ऑप्शन है। एक सेकेंड मैं आपको इसकी डिटेल बताती हूँ। जो पार्स इंट फंक्शन होता है इन जावास्क्रिप्ट, पार्स स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न्स एन इंटीजर। ये समझ लगी। आगे है कि हाउएवर इट स्टॉप्स पार्सिंग एट द फर्स्ट कैरेक्टर इट एनकाउंटर्स दैट इज नॉट अ नंबर in the student ID 231 the first character is not a digit, so the parse int cannot convert it to the number and returns a nan मतलब not a number। nan का मतलब है कि not a number, इस वजह से वो रिटर्न कर देता है क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो डिजिट नहीं है, इस वजह से। नेक्स्ट देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लूप इन द जावास्क्रिप्ट। तो डू इन जो होता है वो हमारे पास लूप नहीं होती है, फॉर लूप होती है। फॉर इन और वाइल ये सारी लूप्स के टाइप हैं, और डू इन नहीं होती। इस वजह से ये इसका डी ऑप्शन जो है ना 100% करेक्ट है। फिर से हमें एक थर्ड चैट ओपन करनी पड़ेगी अपनी हिस्ट्री में से। बड़ी मुश्किल से यहाँ पे इमेजेस अपलोड होते हैं और सारी प्रिपरेशन होती है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। What value will be returned by the following JavaScript function? Math, cell, seal है या सेल है, क्लियर नज़र नहीं आ रहा मुझे। 7 4 लिखा हुआ है। अच्छा, ये इसकी इसका मतलब ये जावास्क्रिप्ट के अंदर या तो हम इससे ग्रेटर देन वैल्यू को 7.4 है ये, सॉरी। तो या तो इससे जो ग्रेटर देन बिल्कुल क्लोज वैल्यू होती है वो रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। तो 7.4 के जो क्लोज होगी ग्रेटर देन वैल्यू वो 8 बनेगी अगर हम उसको राउंड ऑफ करें तो। इस वजह से इसका 8 ऑप्शन जो है ना वो ठीक है। बाकी मैं आपको यहाँ से इसकी रीज़न दिखा देती हूँ। ये देखो थोड़ी सी लेंथी है, आप समझने की कोशिश करें। सबसे पहले हम ना ब्रेक डाउन कर लेते हैं अपनी जो प्रॉब्लम है। मैथ सील फंक्शन है हमारे पास। मैथ सील इज अ जावास्क्रिप्ट बिल्ट इन फंक्शन दैट रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन द और इक्वल टू द आर्ग्यूमेंट। और हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट है वो 7.4 है, तो इससे स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा हमारे पास 8। इस वजह से है ना 8 ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आ गई समझ? नेक्स्ट देखते हैं। एसोसिएटिव अरेज आर आल्सो कॉल्ड। हमारे पास ये हैशेस कहलाती हैं जो अरेज आपस में बिल्कुल एसोसिएट कर रही होती हैं, लिंक्ड होती हैं, उसको हम हैशेस बोलते हैं। स्मैशेस नहीं कहना, स्लैशेस भी नहीं और मैशेस भी नहीं। तो ए ऑप्शन ठीक है जो कि हैशेस है। इसकी रीजन देखिए, इन मैनी प्रोग्रामिंग कॉन्टेक्स्ट स्पेशली द लैंग्वेज लाइक पर्ल, PHP और रूबी, associative arrays are commonly referred as a hashes or a hash maps. This is because they are hashing mechanism to store the retrieve the data. Oops. I'm sorry. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हैशेस यहाँ पे ठीक ऑप्शन था। What will be the value of variable x after the executing the following JavaScript code statement var x is equal to hello plus 5। अब प्लस का यहाँ पे साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कनकैटिनेशन को, मतलब कि जब हम इसकी जो हमारे पास रिजल्टेंट आएगी आउटपुट तो हमारे पास hello 5 लिखा हुआ आएगा। बीच में जो प्लस है ना वो कनकैटिनेशन के लिए यूज़ हो रहा है। ये देखो, व्हेन यू सी द प्लस ऑपरेटर। अब ये प्लस का साइन जो है ना ये ऑपरेटर है। ऑपरेटर और ऑपरेंड्स में फ़र्क होता है। ऑपरेंड जो होते हैं ना वो जो बिल्कुल अराउंड इसके, मतलब अगर 2+2 लिखा हो तो 2 जो होगा वो ऑपरेंड होगा, और दरमियान में जो सैम्बल्स होते हैं प्लस p माइनस p मल्टीप्लाई जो भी सैम्बल होगा उसको हम ऑपरेटर बोलेंगे। स्ट्रिंग एंड द नंबर इज अ forced into the string and then the string concatenation occurs, so the hello plus 5 results the hello 5. Got it? Next thing. When should you use the object instead of the arrays in the JavaScript? मतलब ये कि आप किस वक्त ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करेंगे अरेज की जगह पर जावास्क्रिप्ट के अंदर। When you want to create an hash array, जब आप हैश अरे करना चाहेंगे तब आप ये वाला काम करेंगे कि आप ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करेंगे अरेज की जगह पर जावास्क्रिप्ट के अंदर। चूज द करेक्ट सिंटेक्स टू क्रिएट एन अरे स्टूडेंट्स इन द जावास्क्रिप्ट। तो ये इसका वार स्टूडेंट्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास अली, अहमद और नूर। ये देखिए सबको जो ना स्ट्रिंग के अंदर लिखा हुआ है, जो नेम्स हैं जो एलिमेंट्स हैं और उनके दरमियान कॉमा से उनको सेपरेट किया हुआ है। तो ये इसका जो है ना करेक्ट सिंटैक्स है। इस वजह से हम बोल रहे हैं कि ए ऑप्शन जो है ना वो बिल्कुल ठीक है। बाकियों में देखें तो उसके अंदर जो उनको सेपरेट करने के लिए, एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए सेमी कॉलन यूज़ कर रहे हैं, और कहीं पे स्ट्रिंग है कहीं पे नहीं है। तो ये हमारे पास जैसे वार स्टूडेंट सी ऑप्शन के अंदर पहले से ही ये स्क्वायर ब्रैकेट दी हुई है, तो जो मोस्ट सूटेबल आंसर है ना वो ए है। इस वजह से ये ठीक ऑप्शन है। सेकेंड लास्ट है, जावास्क्रिप्ट इज अ डैश साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ये हमारे पास क्लाइंट साइड, दो साइड्स होती है, एक सर्वर साइड होती है एक क्लाइंट साइड होती है। तो जो जावास्क्रिप्ट है ना वो क्लाइंट साइड जो होती है स्क्रिप्टेड लैंग्वेज होती है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन था?
ये देखो क्लाइंट साइड, ट्रेडिशनली primarily JavaScript is known as a client-side scripted language because it runs in the user web browser, enabling the interactive web pages, while it can also be used on the server side with the Node.js। मतलब server side पे भी run हो सकती है, चल सकती है, लेकिन उसकी बाद आगे डिटेल बता रहे हैं। It's foundational and most commonly used as a client, लेकिन ज़्यादातर ये जो बेसिक इसका यूज़ है ना वो क्लाइंट साइड पे है, इस वजह से हम इसको क्लाइंट साइड स्क्रिप्टेड लैंग्वेज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोलते हैं। द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर द प्राइमरी रोल। ओके, लास्ट वन है व्हाट वैल्यू विल बी रिटर्न बाय द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट फंक्शन। ये फंक्शन हमें गिवन है तो इसकी जो वैल्यू होगी ना हमें 13 रिटर्न होगी। चेक कर लेते हैं कैसे। ये देखो रीजन चेक करो कि पार्स इंट फंक्शन इन द जावास्क्रिप्ट parses the string argument and returns an integer। it reads the string from the left to right, मतलब यहाँ से इस तरफ ये इसकी रीडिंग होगी। stop the parsing when it encounters the character that is not a valid digit for the specific radix। तो in this case 13.2 it parses the 13 and stop at the decimal point, मतलब 13 को रीड कर लेते हैं लेकिन जो डेसिमल पॉइंट आता है रेडिक्स इसको बोल रहे हैं, इस जगह पे वो स्टॉप कर जाता है, इस वजह से हमें रिटर्न करता है 13। आ गई समझ। बस ये था आज की ये वीडियो में, बस इतना ही। लेकिन ये सारे एमसीक्यूज काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, 17 पेजेस हैं और 1 पेज पे 2 एमसीक्यूज थे, तो मतलब 34 एमसीक्यूज हमने किए हैं। और यहाँ से अगर आपके पेपर में एमसीक्यूज रिपीट हो जाते हैं तो आपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है, ताकि मुझे भी बाकी नेक्स्ट आने वाले स्टूडेंट को अंदाज़ा हो सके इस वीडियो की इम्पोर्टेंस का। और वैसे भी इससे आपकी हेल्प ज़रूर हुई होगी, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं, और टैग्स आपने सारे देख के जाने हैं HTML के। और बस बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।